नमस्कार। धारणी के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे मिडिल ईस्ट के बारे में। और मिडिल ईस्ट की चर्चा पर ये चौथा वीडियो है। तो अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले आप वो 3 वीडियोस देख लीजिए ताकि आप आज के वीडियो को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो हमारी जो चर्चा थी उसमें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि कैसे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ और प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद कैलिफ की पोजीशन के लिए कैसे लगातार लड़ाइयाँ होती रही। और उसके बाद हमने देखा था क्रूसेड्स, और क्रूसेड्स ने किस तरीके से मुस्लिम एम्पायर को कमज़ोर कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि 1291 सीई के बाद क्रूसेड्स खत्म हो जाते हैं और उसके बाद शुरुआत होती है ओटोमन एम्पायर की। ओटोमन एम्पायर का नाम रखा गया सुल्तान ओस्मान गाजी के नाम पर, क्योंकि सुल्तान ओस्मान गाजी पहले रूलर थे जिन्होंने ओटोमन एम्पायर की नींव रखी। अब क्या होता है, वो ओटोमन एम्पायर का विस्तार होता है और उनका जो पहला विस्तार होता है वो होता है बाल्कन स्टेट्स में। अब ये बाल्कन स्टेट्स क्या है? बाल्कन स्टेट यूरोप का वो हिस्सा है जो यूरोप को टर्की से कनेक्ट करता है, यानी कि यूरोप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यानी जो साउथ ईस्टर्न हिस्सा है जिसमें कंट्रीज आते हैं ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, टर्की और बहुत सारे छोटे छोटे से देश, ये सब मिलकर बाल्कन का जो हिस्सा है वो बनाते हैं। अब 1453 में सुल्तान मोहम्मद टू ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वही कॉन्स्टेंटिनोपल पहले कहा जाता था। और अब ये ओटोमन एम्पायर के विस्तार के साथ, यानी जब ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल पर, तो इसके साथ ही अंत हो जाता है बाइजेंटीन एम्पायर। बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि बाइजेंटीन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल और आसपास के एरिया पर लगभग 1100 सालों तक राज किया था। लेकिन अब ओटोमन एम्पायर के उदय के साथ साथ और उन्होंने जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया तो फाइनली बाइजेंटीन एम्पायर का अंत हो जाता है। 16वीं शताब्दी तक ओटोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था, यानी कि ओटोमन एम्पायर अब काफी विस्तृत हो चुका था। पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अब ओटोमन एम्पायर के अंडर था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ओटोमन एम्पायर अब एक नए कैलिफ के रूप में उभर रहा था और टर्की बन गया था मुस्लिम वर्ल्ड का नया कैपिटल। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण था एनलाइटनमेंट इन यूरोप। यूरोप में ज्ञान का विकास हुआ और कई क्षेत्रों में यूरोपियंस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की और इसी कारण से ओटोमन एम्पायर को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन सारे एरियाज में लोग विदेशी शासन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी अब तैयार नहीं थे। और दूसरी बड़ी गलती जो ओटोमन एम्पायर ने की वो ये थी कि इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी, इतना विरोध चल रहा था बाकी सारे एरियाज में, तब भी वो अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। उन्होंने साम्राज्य के कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं दिया और विस्तार के कारण उन्हें और भी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। इसी के साथ साथ एक और बड़ा कारण जो रहा ओटोमन एम्पायर के टूटने का, वो था राइज ऑफ नेशन स्टेट। यानी अब नेशन स्टेट जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाल्कन वाला हिस्सा हो या ओटोमन एम्पायर का बाकी हिस्सा हो, वो धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था और नए नेशन स्टेट इमर्ज होने शुरू हो गए थे। 20वीं सदी तक आते आते ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जो है काफ़ी हद तक हो जाता है। ओटोमन एम्पायर का हिस्सा टूटने लग जाते हैं, नए नए नेशन स्टेट्स बन जाते हैं और 20वीं सदी 1914 जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है तो ओटोमन एम्पायर डिसाइड करता है कि वो साथ देंगे जर्मनी का, क्योंकि वो ब्रिटेन और रशिया को तो अपने दुश्मन के तौर पे देखते थे। तो उन्हें लगा कि जर्मनी का साथ देंगे तो इससे हमारा भी फायदा होगा। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाता है। अब क्योंकि वो हारी हुई पार्टी की साइड से बिलोंग करते थे तो उनसे उनका ओटोमन एम्पायर का ज़्यादातर हिस्सा छीन लिया जाता है, यानी टर्की
और उसके आसपास का एरिया छोड़कर ओटोमन एम्पायर से उनका ज़्यादातर हिस्सा छीन लिया जाता है। और इस चीज़ को दुनिया भर के मुस्लिमों ने कैलिफ के अपमान के रूप में लिया, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि जो ओटोमन एम्पायर था वो नए कैलिफ के रूप में उभर रहा था। तो सबको लगा कि यार ये तो कैलिफ का अपमान हुआ, इसीलिए दुनिया भर के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जैसे कि इंडिया में भी हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई ताकि कैलिफ को उसकी खोई हुई इज्जत लौटाई जा सके। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं, टर्की में भी ओटोमन एम्पायर के लिए विद्रोह शुरू हो जाता है और फाइनली टर्की जो है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेता है और कैलिफ का जो सिस्टम था या कैलिफ की जो पोजीशन थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ओटोमन एम्पायर का सबसे बड़ा प्रभाव रहा मिडिल ईस्ट के शहरों पर। तो हम देखते हैं कि ओटोमन एम्पायर के अंडर कई सारे शहरों का निर्माण किया गया, जिनमें बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई गई और शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत सारे मदरसे खोले गए। और आज भी अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो मिडिल ईस्ट के शहर हैं उनकी बनावट उसी टाइम के शहरों की जैसी ही है। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा प्रभाव पड़ा वो पड़ा पॉलिटिक्स पर। टर्की एक नए पावर सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया और आज भी हम देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड की पावर रेस में 3 कंट्रीज ही ज़्यादातर हैं, वो हैं इराक, सऊदी अरेबिया और टर्की। और ये तीनों ही कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर ये कैलिफ के अंडर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जो पावर स्ट्रगल है ना ये अभी भी जारी है। मगर अब एक चौथा पावर प्लेयर भी इस रेस में शामिल होता दिखाई दे रहा है और वो है ईरान। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आज के समय में जो मिडिल ईस्ट है वो किन परेशानियों का सामना कर रहा है और ये परेशानियां क्यों शुरू हुई।